हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोग बताने वाला हूं हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। क्या बताने वाला हूं दोस्तों? भारत में राष्ट्रवाद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। महत्वपूर्ण लघु उत्तीर्णीय प्रश्न जो परीक्षा बोर्ड एग्जाम में से लड़ेगा दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको आज बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं एक देशभक्ति मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट है दोस्तों, सब पैसों को दिलों में भर बैठे हैं, सब पैसों को दिलों में भर बैठे हैं, तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे हैं, तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे हैं। पर ना जाने कैसे लोग थे वे, पर ना जाने कैसे लोग थे वे, जो इस वतन के लिए मर बैठे हैं, जो इस वतन के लिए मर बैठे हैं। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। चलिए, वही क्वेश्चन आपको आज बताया जाएगा जो परीक्षा से लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। बोल रहे भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ था दोस्तों, राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था उसमें सामाजिक भूमिका क्या थी दोस्तों, कारण क्या थी, उस पर प्रकाश डाले। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय सामाजिक कारणों में प्रमुख था अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को उपेक्षा तथा हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, कलवा, होटलों में वे सफ़र या प्रवेश नहीं कर सकते थे। होटलों में, रेलगाड़ी में सफ़र और होटलों में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सारे प्रतिबंध भारतीयों पर लगाए हुए थे अंग्रेज। और उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, जिसमें अंग्रेज हो उसमें नहीं जा सकता। सरकारी आवासों में अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश काफ़ी मुश्किल था। बोले सरकारी नागरिक सेवाओं में भारतीयों का क्या था, प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल, काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। बोल रहा बार बार सफल होने के कारण भी नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था, और कह रहा अकारण ही नौकरी से हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। ना भारतीय शिक्षित माध्यम वर्ग महत्ता हो गया, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसने महत्वपूर्ण भूमिका मध्यम वर्ग ने निभाया था। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। देख लीजिए कैसे विकसित हुआ भारतीय राष्ट्रवाद दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास उपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना पलवती लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण पश्चात शिक्षा के प्रचार, मध्यम वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों सहित साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या तो बहुत ही उत्तेजना प्रदान करती है। और बोल रहा है शिक्षा जागरूक का प्रचार होना, मध्यम वर्ग का उदय होना, और सामाजिक धार्मिक सुधार होना, और साहित्य समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय कांग्रेस के द्वारा ही क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। ठीक है, चलिए समझेंगे दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा ताकि सही से आप नोट बना पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए
प्रभाव को वर्णन किया। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, आपको ये लिखना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बोले प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो भारत के लिए बहुत ही गहरा साबित हुआ था, बहुत गहरा प्रभाव भारत पर पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ था। और बोला राष्ट्रीय आंदोलन भी क्या हुआ था, भारत का प्रभावित हो गया। तो उससे ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। बोला ब्रिटेन की सरकार बिना पूछे भारतीय नेता को विश्व युद्ध में क्या हुआ, घसीट दिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवानों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। अंग्रेज ने कहा कि अगर आप लोग विश्व युद्ध में हमको अगर साथ देंगे, प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों को साथ देंगे तो आपको आज़ादी दे दिया जाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस के नेता और महात्मा गांधी जी भी ने ये स्वीकार कर लिया कि स्वराज जब प्राप्त हो जाएगी, हमको आज़ादी मिल जाएगी, इसीलिए उसको समर्थन किया अंग्रेजों को। परंतु ऐसा ना हुआ, और परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा नहीं किया अंग्रेज लोग। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया था। और बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया था, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई थी। काफ़ी बेहतर हो गई थी। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। और बोल रहा है विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों काफ़ी बढ़ गई, और विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी धार्मिक बहुत ही काफ़ी से बढ़ गए तथा राष्ट्रीयवादी आंदोलन को बल दिया था। यही जो हुआ था, राष्ट्रीयवादी आंदोलन को भी, यही सारे जितने भी क्रांतिकारी उभर के आए थे सामने, ये राष्ट्रीयवादी आंदोलन को भी बल दिया था। ठीक है, चलिए आप समझेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। और बोला भारतीयों ने क्यों इसका विरोध किया साइमन कमीशन का। देख लीजिए 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। बोल रहा है 1919 के ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था लागू की गई कि 10 साल बाद एक ऐसा आयोग आएगा जो यह जांच करेगा कि कौन सा ऐसा आयोग है नियुक्त किया जाएगा जो कि जांच करेगा बात का कि अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन आना चाहिए। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से ही पूर्ण जॉनसन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। साइमन कमीशन की स्थापना आपको पूछ देगा दोस्तों कि साइमन कमीशन की स्थापना क्या हुई। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए स्थापना की गई, इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेजी थे। बोल रहा है भारत के बारे में, मान लीजिए आपके गांव के बारे में अगर कोई सही सटीक कोई अच्छा सुविधा दिया जाए या कुछ बना रहा है, अगर उसमें आपकी भागीदारी ना हो तो क्या आप विरोध करेंगे उस चीज़ का। और दूसरे गांव के लोग आएगा उसको बनवाएगा, आपको पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसी कारण इसका क्या, ये सारा 7 सदस्य से साइमन कमीशन में, और टोटल कौन थे, ये अंग्रेज थे। टोटल 7 के 7 अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। और इस पर क्या था, इस कमीशन का उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक सुधार के प्रश्नों पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। और बोल रहा जब सुधार का प्रश्न आया है तो उसमें भारतीय रहना चाहिए कि क्या क्या गलती है और क्या सुधारना चाहिए। हमसे आप पूछे भी नहीं और 7 अंग्रेज सदस्यों को बुलाकर आप संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने रहे, इसमें एक भी भारतीय नहीं है। इसी कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ था कि ये विचार करने आए तो सही से एक न एक भारतीयों को शामिल करे ताकि वो बताए कि हमारे यहाँ क्या क्या
क्या क्या घटित हो रहा है और क्या अत्याचार हो रहा है उसको सुधार करें। मगर एक भी भारतीय ना होकर 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेजी थे। और इसी कारण ये क्या हुआ, साइमन कमीशन का तीव्र विरोध किया भारत वालों ने। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या है, मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। देखिए मुस्लिम लीग ने अंग्रेज के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार क्या किया, साथ दिया था। उसके बाद इस कारण सरकार ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व दी। व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं में के कारण हिंदू तथा मुस्लिमों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा प्रभाव असर पड़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन बुरा प्रभाव या असर पड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, देख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लिंग 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। और ये मांग जो किया था भारत का अलग होने का, ये कौन किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, ये भारत रखकर भारत के विभाजन करने की मांग की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। स्वराज पार्टी की स्थापना और उद्देश्य की विवेचना करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराश और शोक का प्रदर्शन 1022 ईस्वी में कांग्रेस गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर त्याग पत्र देते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपको पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब क्या है दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये क्या किया था, ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कितने ईस्वी में किया था, 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कौन कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और ये किससे समर्थ होकर असहयोग आंदोलन एकाएक जो समाप्त किया था, इससे नाराज हो गए थे। और 2022 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था। और साथ ही मोतीलाल नेहरू ने 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद देख लीजिए स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवसायी सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। और बोल रहा है ये जो अंग्रेज द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपरा थी वो उसको अंत करना चाहते थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी बनाए थे। इनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय भक्ति का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या था कि कानून नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना था। और एवं देख लीजिए एवं आवश्यकता पड़ने पर त्यागपत्र कर सत्याग्रह में भाग लेना। और इसका उद्देश्य था कि अगर आवश्यकता पड़ेगा तो त्यागपत्र देंगे और सत्याग्रह में भाग ले लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्कीम शुरू ले जाएगी ताकि सही से आप नोट बना पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, देख लीजिए क्या लिखेंगे। गांधी जी चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था कि आपसे जो ये जितने भी हैं जमींदार जो है और ठीक ये अंग्रेज जो है ये 3 कठिया प्रणाली जो किस पे लगी थी, किसानों पर। आपको पूछेगा 3 कठिया प्रणाली किस पे लगती है, तो किसानों पर लगती है, याद रखेंगे। और ये इसीलिए चंपारण जाकर 3 कठिया व्यवस्था के लिए विरुद्ध के लिए किसानों को ये संघर्ष करने के लिए प्रेरित किए थे कौन, गांधी जी। ठीक है,
चलिए उसके बाद क्या लिखा, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया, और बोल रहा है खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। ऑप्शन देख, उत्तर है लिखा, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, और बोल रहा है कि एकता के लिए, हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए ही गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाना था। और भारत में गांधी जी को क्या चलाना था, असहयोग आंदोलन, जो एक जन आंदोलन गांधी जी बनाना चाहते थे, और बना भी दोस्तों, ठीक है, बाद में जाके। चलिए समझेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या कारण, देख लीजिए। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में 17 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था दोस्तों। चंपारण आंदोलन अप्रैल, याद रखेंगे, अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। बिहार में नीलहे गौरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। 3/20 नील की खेती करनी पड़ती थी। ये कौन लगाए थे, नीलहे गुरके ने। और देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे क्या होता है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। और उसकी स्थिति क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी, सही से फसल नहीं हो पाता था। उसके बाद किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी जी ने चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा था इस बात के लिए। ये ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए महात्मा गांधी से बात की और ये बात हटा दिए सब, ठीक है। चलिए आप इसको समझोगे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, देख लीजिए दोस्तों। 20वीं शताब्दी से तीसरे दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय और विकास हुआ था। समाजवादी भी किसान और मजदूर के दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। और समाजवादी, ये जो स्थापना किया समाजवादी दल का, तो ये भी दल क्या होता, किसान और मजदूर के दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 और 1930 ईस्वी ने सबसे अधिक बुरा प्रभाव और श्रमिकों और किसानों पर ही डाला था। और बोल रहा है विश्वव्यापी मंदी का वक्त 1929 और 1930 को सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों, यानी श्रमिक मतलब मजदूर और किसान पर ही डाला था। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, अतः समाजवादियों ने अपना ध्यान इन पर केंद्रित किया था। कांग्रेस के अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी पनपनाने लगी। नेहरू, सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मोहन लोहिया, अच्युत पटवर्धन सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। और 1934 में कांग्रेस ने समाजवादी दल की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिए कि 1934 में कांग्रेस ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया और ये प्रथम जन आंदोलन कैसे था। और बोला क्यों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया और ये जन आंदोलन कैसे था, जन आंदोलन, ठीक है। देख लीजिए लिखा है दोस्तों, रॉलेट कानून जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, रॉलेट कानून और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसका उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन चलाने का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, आज़ादी चाहते थे गांधी जी। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया था। और जाति के सभी वर्गों के विभिन्न लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से इसमें भाग लिया था। उसके बाद क्या लिखे, देख लीजिए। शहरी
मध्य वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही और शहरी मध्य वर्ग की इसमें क्या हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें भाग लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूर तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। और बोल रहा है किसान, मजदूर, बच्चे, आदिवासियों ने भी सब इसमें भाग लिया था। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। सभी भाग ले लिया, मध्यम वर्ग ले लिया, सारा सब ले लिया। और निम्न वर्ग में किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला भी सभी वर्ग इसमें भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। इसीलिए क्या बन गया, ये बन गया जन आंदोलन। क्या बन गया, जन आंदोलन। सभी भाग लिए इसलिए जन आंदोलन को भी कहा जाता है। ठीक है, ये विविया क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसको विविया मान लीजिए और स्कीम से ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर लिखा, 12 नंबर क्वेश्चन, 1932 के पुनः समझौता के क्या परिणाम है। बोल रहा है 1932 के पुनः समझौता का क्या परिणाम हुआ। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। 26 सितंबर 1932 को पुणे में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनोद्धार कार्यों में लग गए। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या था, 1932 की पुनः समझौता के बीच हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच ये पुनः समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच ये पुनः समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ था दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रोलेट एक्ट को लगाया गया था। रोलेट एक्ट को लाया गया था बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को, बहुत ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भारत में आ गए थे और असंतोष को दबाने के लिए रोलेट एक्ट को क्या हुआ, रोलेट एक्ट एक कानून कौन लाया, अंग्रेज ये कानून लाया था, जिसके अंतर्गत सरकार की किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिवेशन के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के लिए विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसीलिए इसका विरोध हुआ था। इसीलिए क्या हुआ था, इसको काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। इसीलिए इसका विरोध हुआ कि बिना वारंट और बिना कोई गलती के पकड़ के बंद कर देता था इस कानून में, इसीलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है, देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ। बोला गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी, इसका परिणाम क्या है दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे दोस्तों। नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, और वह नमक के व्यवहार और नमक उत्पादन में सरकारी क्या था, नियंत्रण था। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे, गांधी जी से अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 संगियों के साथ दांडी यात्रा यानी नमक यात्रा पर निकल पड़े। कितना में निकला, 12 मार्च, क्या देख लीजिए 12 मार्च 1930 को कितना आदमियों के साथ, 78 संगियों के साथ गांधी यात्रा निकल पड़े गांधी जी, नमक यात्रा भी इसको कहा जाता है। वे 6 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंचे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार सत्याग्रह आंदोलन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसे ही पूरे देश में फैल गया था, और ये शीघ्र से ही पूरे देश में क्या होता, पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया था। ठीक है, चलिए स्क्रीन से ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए आगे क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे दोस्तों, किस प्रकार लिखेंगे देख लीजिए।
लिखा है 1920 के शतक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू कर दिया था। 1920 के शतक में बिहार के किसानों ने अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया था। किसानों के प्रति उदासीन रवैयों का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922 से 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जोबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। देखो किसान सभा का गठन किसने किया? मुंगेर की शाह मोहम्मद जोबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रचंड नेता के रूप में स्वामी शाहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय। और बोल रहा है ये क्या हुआ? आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका प्रमुख नेता ये स्वामी जी शाहजानंद सरस्वती के नाम से ये विशेष उल्लेख इनका किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त टिप्पणी क्या है लिखने के लिए दोस्तों देख लीजिए। लिखेंगे तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु था। क्या था? धर्म गुरु था। कौन? सुल्तान, तुर्की का सुल्तान था और उसका नाम खलीफा इस्लामी था। ठीक है, वो इस्लामी जगत क्या था? धर्म गुरु था। सेबस की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई, जिससे भारतीय मुस्लिम उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना और गौरव और उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। और बोला 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कालाम पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खलीफा आंदोलन संभवतः समाप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप समझे होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या? साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी क्या है लिखने के लिए दोस्तों किस प्रकार लिखेंगे देख लीजिए। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासक के स्थापन में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सूचना देना था। और क्या था इसका उद्देश्य? 1919 के अधिवेशन में स्थापित करना। क्या था इसका उद्देश्य? था शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सूचना पर क्या देना? सुझाव देना। और क्या लिखा दोस्तों आपका? कमीशन, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। आपको पूछेगा दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो आप बताएंगे फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, आप इसको याद रखेंगे। चलिए भारत आया था। आयोग के मुंबई यानी अभी मुंबई है पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया। जब ये साइमन कमीशन फरवरी 1928 को भारत पहुंचा तो मुंबई में इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो गया जिसका जवाब अंग्रेज सरकार ने लाठी से दिया। और जिसका जवाब अंग्रेज सरकार ने क्या दिया? लाठी से दिया। ठीक है, चलिए इसका आप क्या करेंगे? साइमन कमीशन क्या है लिख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण? दोस्तों कारण लिखना देख लीजिए। लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे। नंबर 1 लिखेंगे पॉइंट साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, 1929 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे? भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। और चौथा पॉइंट गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मांगने से इवनिंग का इनकार। और 5वां पॉइंट पूर्ण स्वराज की मांग। ये पूर्ण स्वराज की मांग किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्या था? सविनय आंदोलन होने का ये सभी कारण थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? गांधी इवनिंग पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? बोल रहा है गांधी इवनिंग
फैक्ट और दिल्ली समझौता क्या है दोस्तों। किस प्रकार लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाधित किया। 5 मार्च 1931 को वारेन, लॉर्ड इर्विन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को अस्थिर कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। ठीक है, चलिए इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों कि गांधी इवनिंग फैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, लिखा है असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा कांड की क्या घटना है, क्या घटना और महत्व क्या है दोस्तों, इसका देख लीजिए। लिखा है क्या, असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। ये क्या था, असहयोग आंदोलन क्या पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था, उसके बाद लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ में पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और बोला जो आंदोलनकारियों था वो क्या 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी स्थान पर जाकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए गए और पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से गांधी जी को क्या हुआ, काफी दुखित हुआ और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया, जो ये जन आंदोलन था दोस्तों। ठीक है, इस पर बहुत दुख हुआ था मगर तभी उसको वापस लेना, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अहिंसा, ये क्या मुक्त आंदोलन था मगर इसमें अहिंसक हो गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको बंद करना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर उत्तर लिखा है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और 30 दिसंबर 1906 को किस लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। देख लीजिए आपको पूछते 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम के लीग स्थापना यानी सुरक्षित रखना। इसकी नींव ढाला के नवाब सलीम उल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुस्लिमों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुस्लिमों को भी जगह दिलाना था। इसका क्या था, विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनवाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। ये क्या था, उद्देश्य किसका था, मुस्लिम लीग का यही उद्देश्य था, जिसका स्थापना क्या हुआ 30 दिसंबर 1906 को हुआ। किसने किया, मुस्लिम लीग ने ये स्थापना किया दोस्तों। ठीक है, इसका नींव कौन डाला, नींव डाला दोस्तों नवाब सलीम उल्लाह खान ने। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखे सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने डांडी को चुना। 12 मार्च 1930 को अपने 18 विश्वासीय संगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गांधी यात्रा प्रारंभ की थी और कब पहुंचा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचा। वह पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्वक अहिंसक ढंग से नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, चलिए समझेंगे दोस्तों कि नमक सत्याग्रह का एक टिप्पणी लिखे, इसी प्रकार आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, बालदोली सत्याग्रह का कारण क्या था, क्या यह सत्याग्रह सफल हुआ, बालदोली सत्याग्रह का क्या कारण था, क्या यह सत्याग्रह सफल हुआ था। और देख लीजिए उत्तर क्या लिखा है, उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, बालदोली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था। और बालदोली आंदोलन इसलिए सत्याग्रह बालदोली आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था, विरोध किया था इसका। बालदोली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध में सत्याग्रह किया था। और बोल रहा है किसके नेतृत्व में, सरदार
वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान सरकार के विरुद्ध में कौन सत्याग्रह किया था? किसानों ने। पहले किसान ने लागन में 22% की कर वृद्धि का विरोध किया था तथा सरकार से मांग किया था कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी। ये बालदोली सत्याग्रह में बहुत ही अच्छी तरह से महिलाएं भी भाग ली थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के आख्यान को देखते हुए गांधी जी 2 अगस्त 1928 को बालदोली पहुंचे और बालदोली सत्याग्रह के कारण ये क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गिरफ्तारी हो गया था। इसे यही आख्यान को देखकर गांधी जी ने 2 अगस्त 1928 को बालदोली पहुंचे और गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से हटकर 6.03% कर दिया गया। बालदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आप बताएंगे बालदोली का महिला लोग ने। जब बालदोली आंदोलन सफल हुआ था तो बालदोली महिलाओं ने क्या, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखेंगे दोस्तों इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट पूछ रहा है दोस्तों, क्या है देख लीजिए। उत्तर लिखे दोस्तों, जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया 1928, तब भारत सचिव बेकिनेट ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई और 8 सदस्यीय क्या बनाई? समिति बनाई, जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। और क्या उसका उद्देश्य था? कि संविधान का एक प्रारूप बनाना। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किए और उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। और क्या देख लिए, क्या कहा जाता था? समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किए थे उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। संविधान प्रारूप को तैयार करने के लिए एक मोतीलाल नेहरू की क्या अध्यक्षता में ये 8 सदस्यीय समिति बनाई थी दोस्तों। और इसको क्या कहते? संविधान का एक प्रारूप बनाना। और इसी समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किए थे उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये क्या हुआ था? बहिष्कार कब? 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखा है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी, आतंकवादी, राष्ट्रवादी पर सरकार ने दमन शुरू किया। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 ईस्वी से मार्च 1931 ईस्वी मजदूर नेताओं को षड्यंत्रों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केंद्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखे। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में क्या लिखने के लिए उत्तर देख लीजिए। छोटा नागपुर के ओराम आदिवासियों का अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 तक चलता रहा। इस विद्रोह का नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन में क्या गया था? सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन का नेता कौन था? जतरा भगत था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 27 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया टेंट यूनानी कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी दोस्तों? उत्तर देख लीजिए क्या लिखा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरांत में भारत में उद्योगों काल कारखानों की स्थापना के साथ ही साथ श्रमिकों वर्ग का उदय हुआ। इन औद्योगिक
इकाओं में मजदूरों का कई तरह से शोषण किया गया जाता था। इस औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को कई तरह से शोषण किया जाता था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और क्या हुआ, जागरूक होने लगे। श्रमिक अपने मजदूर अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने प्रति सजन के लिए क्या हुआ, मजदूर क्या हुआ, श्रमिक मतलब अधिकारों के लिए क्या हुआ, श्रमिक मतलब मजदूर, और अधिकार अपने अधिकार के लिए जागरूक होने लगे। अपनी मांगों के लिए हड़ताल का सहारा लेने के अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन मनाने का भी प्रयास करने लगे। इसी क्रम में 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया टेंट यूनानी कांग्रेस की स्थापना किए थे। किसकी अध्यक्षता में? 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया टेंट का स्थापना किया था। आपको पूछ सकता है कि ऑल इंडिया टेंट यूनानी कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1920 में। और किसने किया था? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये काम हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त क्या था? ये भी विवाह क्वेश्चन है दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त आपसे पूछा है, ऑप्शन देख लीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों, अंग्रेजों की कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था दोस्तों। अंग्रेजों के कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के लिए यही उद्देश्य से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को एक निश्चित भू स्वराजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान वसूलते थे। ठीक है, उसके समझोगे दोस्तों क्या हुआ, ये लगान वसूलने के लिए चला गया था कौन? अस्थाई बंदोबस्त। और ये क्या होता, जमींदार को हाथ में था। जमींदार सरकार को पहले टैक्स देता था और उससे ज़्यादा किसानों से जमींदार वसूलते थे। ठीक है, चलिए समझोगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है देखो, खेरा विरोध का परिचय दे। खेर विरोध उड़ीसा की सामंतवादी रियासत 10 पला में अक्टूबर 1914 में शुरू हुआ। यह विरोधो उत्तर अधिकार विरोध से प्रारंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही उसने अलग रूप धारण कर लिया, जिसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कुर्तापूर्वक दबा दिया। और कुर्तापूर्वक क्या हुआ? दबा दिया इसको। ठीक है, ज़्यादा ये ना बढ़े। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद क्या लिखा है, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? अलूरी सीताराम राजू कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए दोस्तों। क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश की लुडेम पहाड़ियों में 1920 के शतक में नए वन कानून लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों को विरोध हुआ, जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी, वर्णन करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही। 19वीं शताब्दी के तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासियों विरुद्ध हुआ। इन विरोधों में रंपा विरोध, अलमारी विरोध, उड़ीसा का खेरा विरोध यह 1914 से 1920 तक चला। 1914 से क्या चला? 1920 तक ये विरोध चला। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में पोरोइड कुकियों ने विरोध किया था। 1930 में समीने अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिम उत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए समझोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, खिलाफत आंदोलन कार्यों की मांग क्या थी? खिलाफत आंदोलन की कार्यों की मांग क्या थी दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए। उत्तर क्या लिखा है, खिलाफत आंदोलन कार्यों की मांग निम्नलिखित है।
और देख लीजिए निम्नलिखित कौन कौन सा पॉइंट लिखा है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 1, तुर्की ने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना, अरब प्रदेश खलीफा के अधीन करना, खलीफा को मुस्लिम के पवित्र स्थलों का संरक्षण करना, ये सब क्या था, ये खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका, लिखा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे या कौन थे। देख लीजिए क्या लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। किसमें, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अध्यक्ष क्या थे, अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 में क्या हुआ था, 1919 लाहौर 1900 क्या लिखेंगे, लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई तो, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों, सही से पढ़िए, ये भी विज्ञान क्वेश्चन दोस्तों पूछ देगा आपको। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकीकृत सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीति का विरोध कर रही थी। और ये सभा किस लिए बैठा गई थी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एवं पुलिस दमनकारी के विरुद्ध ये सभा बैठाई गई थी, इसके बारे में बात कर रहे थे सभी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा। और क्या, अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर, जिनका नाम था, क्या नाम था, जनरल डायर, वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दी और दरवाजा क्या किया, बंद कर दिया, जिससे आप निकलते लोग वो दरवाजा जाके बंद कर दिया और निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। इस हत्याकांड में 379 लोग, 300 कितना लोग मरा, 79 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुए और 1200 लोग जख्मी हुए और 389 लोग क्या हुआ, मर गए। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पूछा क्या जानते हैं, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन की क्या लिखा है, लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, इसकी प्रारंभिक नीति क्या थी, इसका प्रारंभिक नीति क्या थी। देख लीजिए लिखा 1906 में मुस्लिम लीग एक शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ आगा खान के नेतृत्व में 22 मिनटों से शिमला में मिला। क्या, 22 मिनटों से शिमला में मिला था। ठीक, किसके नेतृत्व में, आगा खान के नेतृत्व में। और कब, कितने ईस्वी में, 1906 ईस्वी में मिला। ठीक है, वायस राय के मिनटों से शिमला मिला। मिंटो ने उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। ढाका में एकीकृत प्रमुख मुस्लिम ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 30 दिसंबर 1906 को, याद रखिए, की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया तथा सरकारी नौकरियों, व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व एवं पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग की कि हम लोग को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, चलिए कब ये मांग की थी, 1906 में, 30 अगस्त 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक टिप्पणी देख लीजिए। इसकी स्थापना 1925 में, स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई, 1925 में के.बी. हेडगेवार ने नागपुर में की थी। के.बी. हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, 1925 में के.बी. हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका उद्देश्य युवकों को चरित्रित एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर सतत राष्ट्र का निर्माण करवाना था। इसमें हिंदू राष्ट्रवादी का नारा दिया तथा हिंदू धर्म
एवं समाज के पुनः उत्थान की नीति अपनाई। और उसके बाद क्या लिखा है, सामाजिक संगठन के रूप में यह संस्था आज भी कार्यरत है। और बोले सामाजिक संगठन के रूप में यह संस्था आज भी क्या है, कार्यरत है। उसके बाद देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन, मोपाला विरोध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मोपाला विरोध क्या था, देख लीजिए। केरल के मालाबार में 19वीं और 20वीं शताब्दी में मोपलाओं के अनेक विद्रोह हुए। मोपला एक वर्ग समूह था जिसमें किसान, मजदूर और अन्य लोग सम्मिलित थे। यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध था। मोपला मुस्लिम थे। मोपला कौन थे, मोपला मुस्लिम थे और भूस्वामी नायन और नंबूदाई हिंदू। मोपला मुपला खलीफा के साथ किए गए अन्याय से भी कुद्र थे। 1921 में सबसे बड़ा मोपला विरुद्ध हुआ। मोपला विरुद्ध ने अली मुसालियोर को अपना राजा घोषित कर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा भड़काई। सरकार ने अली मुसलायर को गिरफ्तार कर सेना की सहायता से विरोध को कुचल दिया। विरोध को क्या हो, कुचल दिया। ठीक है, उसके बाद स्कीम से ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आप कितना क्वेश्चन किए, 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन किए दोस्तों। मैं सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाया, आप नहीं समझे दोस्तों दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। कल आपको इसी भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।